दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम्स नामक सीरीज देखा है जिसे जोको अनवर डायरेक्ट करे हैं। अब जिन्हें जोको अनवर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वो इंडोनेशिया के काफी जाने माने डायरेक्टर हैं और उनकी स्पेशलिटी है हॉरर जॉनर। तो ऑफ कोर्स नाइटमेयर एंड डे ड्रीम्स भी हॉरर जॉनर की ही सीरीज है जिसमें कुल मिलाकर 7 एपिसोड्स हैं और इन 7 एपिसोड्स में अलग अलग कहानियां हमें बताई गई है। अब भले ये 7 एपिसोड्स एक दूसरे से इन जनरल कनेक्टेड नहीं है लेकिन यहाँ थीमेटिक कनेक्शन है। दिस मीन्स कि कुछ पात्र आपको एपिसोड्स में कॉमन दिख सकते हैं या फिर आपको कुछ थीम्स सिमिलर दिखेंगे और आखिरी एपिसोड में सारी कहानी एक जगह आके कन्वर्ज होगी। इसीलिए मैं इस पूरे सीरीज को 2 वीडियोस के माध्यम से कवर करूंगा, जहां आज वाली वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ पूरे सीरीज के कनेक्शन और थ्योरीज पे भी बातें करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो पे 20 के लाइक्स जरूर पूरा कर दे ताकि मैं अगली वीडियो एकदम जल्दी से लेकर आपके लिए आ जाऊं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है ओल्ड हाउस और ये कहानी जकार्ता की है ड्यूरिंग द ईयर 2015। एपिसोड के शुरुआत में हम पांजी नामक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि नर्स सिटी को एक पॉश नर्सिंग होम में ड्रॉप करता है। दरअसल ये नर्सिंग होम, जिसे हम ओल्ड एज होम भी कह सकते हैं, ये बूढ़े लोगों के लिए था जिनके बच्चे उन्हें घर में न रख के यहाँ डाल देते हैं। यहाँ सिटी और पांजी आपस में बातें करते हैं और इनकी कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि पांजी भी अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे ओल्ड होम में डालना चाहता है, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर की कमाई पे वो ऐसे पॉश प्लेसेस कैसे अफोर्ड कर सकता था। ये सुनकर नर्स सिटी काफी भड़क जाती है, सेइंग कि तुम कभी भी अपनी माँ को यहाँ मत डालना। मोरओवर बूढ़े पेरेंट्स का ख्याल रखने का काम बच्चों का ही होता है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत भागो। अब भले नर्स सिटी पांजी को ये वार्निंग दी थी कि वो अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ ना डाले, स्टिल इस ओल्ड होम की एक दूसरी नर्स जिसका नाम नाया था, वो पांजी से उसकी माँ को एडमिट करने के लिए बातें बोलने लगती हैं। नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि नर्स नाया कहती है कि हम इस ओल्ड होम में तुम्हारी माँ को फ्री ऑफ कॉस्ट रखने के लिए तैयार हैं। ये सुनते पांजी फौरन घर जाता है और अपनी बीवी रारा को बताता है कि कैसे उसे अपनी बूढ़ी माँ को उस आलीशान ओल्ड होम में फ्री में रखने का ऑफर मिला है। ये सुनकर रारा कहती है कि तुम अपनी माँ को ओल्ड होम में क्यों रखना चाहते हो, मैं ख्याल रख लूंगी उनका। ये सुन के पांजी का कहना था कि माँ अब इतनी बूढ़ी हो गई है कि उनकी मेमोरी वीक हो चुकी है और उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। मोरोवर इनका एक छोटा सा बच्चा भी था नेम्ड हागी, जिसका ख्याल इन्हें रखना था और ये दोनों वर्किंग पीपल थे। स्टिल रारा नहीं मानती कि इनके माँ को ओल्ड होम भेजना चाहिए। इसी सब के दौरान पांजी की माँ छोटे बच्चे हागी के साथ खेलने छत पे जाती है और वो हागी को छत पे ही भूल के आ जाती है। बच्चे को मिसिंग पाके पांजी और रारा उसे ढूंढने लगते हैं और ऐन वक्त पे वो छत पे पहुंच के हागी को बचाते हैं। I mean, हागी खेलते हुए छत से गिर ही चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन रारा somehow से पकड़ लेती है। Now this event was a triggering point for पांजी और वो फौरन अपनी माँ को लेके ओल्ड होम जाता है। अब जब पांजी अपनी माँ को यहाँ ड्रॉप करने आता है तो उसकी मुलाकात बैम बैंग नामक इंसान से होती है जो कि पेशे से एक मैकेनिक था। बैम बैंग, जिसे अब से मैं बैम पुकारूंगा, उसका कहना था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है और इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले उसकी माँ को भी फ्री में एडमिट किया था, लेकिन अब जब वो अपनी माँ को मिस कर रहा है तो ये लोग उसकी माँ से उसे मिलने ही नहीं दे रहे। बैम के हिसाब से इस बड़ी सी जगह को अमीर लोग चलाते हैं और बंद दरवाजों के पीछे यहाँ कुछ तो गड़बड़ होता है। अब पांजी बैम की बातों पे ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, स्टिल वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया था और यहाँ वो अपनी माँ को एडमिट कर देता है। जब पांजी की माँ को पता चलता है कि उनका बेटा उन्हें इस जगह पे छोड़ने के लिए लाया है तो वो काफी रोती है। She was very upset। अब उस रात पांजी को घर पे अपनी माँ से जुड़े कुछ अजीब नाइटमेयर्स आते हैं एंड दिस क्लियरली इंडिकेटेड कि पांजी अपनी माँ को मिस करने लग गया था। इसलिए देर रात वो वापस ओल्ड होम जाता है क्योंकि उसे अब अपनी माँ वापस चाहिए थी अपने घर पे। पांजी ओल्ड होम के अंदर जाता है एंड सरप्राइजिंगली वहां वो कई लोगों को पार्टी करते देखता है। ये लोग पांजी को देख के एकदम से रुक जाते हैं और तभी
नर्स नाया वहां आती है और पांजी से बात करती है। नाया कहती है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ने के बाद फर्स्ट डे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, लोग मिस करने लगते हैं, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन कुछ समय बाद लोग अपने पेरेंट्स को मिस करना बंद कर देते हैं और सब कुछ स्मूथ हो जाता है। यहाँ नाया ये भी बताती है कि जिन लोगों को पांजी पार्टी करते देखा था वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को यहाँ भर्ती करके रखा है और हर कुछ टाइम पे सभी मिलके यहाँ डिनर पार्टी वगैरह करते हैं। इन द एंड नाया कहती है कि पांजी की माँ एकदम ओके है और पांजी उनसे एक हफ्ते बाद रात को मिलने आ सकता है। अब नाया के सामने तो पांजी ओल्ड होम से बाहर चला जाता है, लेकिन दूसरे दरवाजे से चुपके से अंदर वापस आ जाता है ताकि वो अपनी माँ को यहाँ से ले जा सके। पांजी यहाँ एक कमरे में वार्डरोब में छिपता है और उसके कमरे में हम पार्टी वाले एक आदमी को आते देखते हैं जो कि एकदम से कपड़े चेंज करके किसी कल्ट माफिक हुडेड रेड लाइट ड्रेस पहन लेता है। देन कबर्ड के दूसरे साइड से वो एक सीक्रेट डोर के थ्रू कहीं तो जाता है और पांजी उसी सीक्रेट डोर में घुस के इस आदमी का पीछा करता है। इस डोर के थ्रू पांजी अजीब सी जगह पे पहुंच चुका था और यहाँ वो बैम को एक बेड से बंधा पाता है। अब इससे पहले पांजी बैम को आजाद कर पाता, इस कमरे में कई लोग आते हैं और ये सब वही अजीब सा हुड वाला रेड लाइट ड्रेस पहने हुए थे। पांजी बेड के नीचे बेड को पकड़ के छुपते हुए लटक जाता है और ये लोग इस बेड को धक्का देके एक बड़े एरिया में ले जाते हैं जहां हम कई हुडेड लोगों को देख पाते हैं। इट वॉज वेरी क्लियर कि यहाँ किसी तरह का कल्ट चल रहा था और जिन लोगों को हम पार्टी करते देखे थे वो सभी इस कल्ट के मेंबर हैं। तभी एकदम से हम व्यूअर्स इस सेरेमोनियल कमरे में एलियन क्रीचर्स को देखते हैं और यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के मुताबिक बैम को एक एलियन पकड़ता है, देन बैम की बूढ़ी माँ को दूसरा एलियन पकड़ता है, देन ये एलियंस कंबाइन होके कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे बैम बूढ़ा होके खत्म हो जाता है, वहीं उसकी माँ एकदम यंग हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इन एलियंस या अजीब क्रीचर्स की मदद से बूढ़े लोगों को यंग बनाया जा रहा था और इस प्रक्रिया के लिए अपने ही बच्चे की जरूरत होती है क्योंकि उसकी जवानी को तो खींच के बूढ़े लोगों को फिर से जवान किया जा सकता है। यहाँ एक और कंडीशन था कि इस प्रक्रिया को होने के लिए पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों को अग्री करना होगा और बैम के केस में जब बैम अग्री नहीं कर रहा था तो इस कल्ट की एक लेडी जिसे सब विस्परर बुलाते हैं वो बैम को कन्विंस कर दी थी, जिसके बाद रिचुअल पूरा हुआ। सो नाउ पांजी ये सब देख चुका था और वो चुपके से इस सेरेमोनियल जगह से निकलता है, लेकिन उसका फोन यहीं गिर जाता है और जब फोन रिंग होता है तो कल्ट वाले समझ जाते हैं कि कोई तो यहाँ जरूर है। इस पॉइंट पे पांजी ओल्ड होम में इधर उधर भागते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था और तभी पांजी नर्स सिटी से मिल जाता है। नर्स सिटी पांजी से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि अपनी माँ को यहाँ मत डालना, लेकिन तुम माने ही नहीं। नर्स सिटी बताती है कि यहाँ जितने भी लोग यंग दिख रहे हैं वो सभी एक्चुअल में काफी बूढ़े और अमीर लोग हैं जो कि इसी रिचुअल से यंग बने हैं। इनफैक्ट नर्स सिटी खुद 105 साल की थी, लेकिन वो काफी यंग दिख रही थी उस हिसाब से। नर्स सिटी का कहना था कि वो भी अपने बेटे को इस तरह कुर्बान की थी, लेकिन अब वो उस मोमेंट को काफी रिग्रेट करती हैं। ये लोग पांजी की माँ को भी इसलिए चुने क्योंकि पांजी की माँ अच्छा खाना बनाती है और ये लोग उन्हें यंग बना के उनसे यहाँ भोजन बनवाएंगे। बेसिकली सीन ये था कि ये अमीर बूढ़े लोग आराम से यंग होके अपनी जिंदगी मौज मस्ती से काट रहे थे, पैसा तो था ही बहुत, और ये लोग उन बूढ़े लोगों को टारगेट करके यंग बनाते हैं जिनकी इन्हें जरूरत है, लाइक कोई क्लीनर होगा, इंजीनियर होगा, कुक होगा, वगैरह वगैरह। नर्स सिटी यहाँ पांजी को अपनी हुडेड रेड लाइट वाली ड्रेस देती है और पांजी ये ड्रेस पहन के अपनी माँ को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उसके सामने बैनिस्ड क्रीचर्स आ जाते हैं। अब बैनिस्ड ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि पहले तो ह्यूमंस थे, लेकिन वो इस रिचुअल के लिए अग्री नहीं किए। अगर आपको याद हो तो रिचुअल कंप्लीट होने के लिए पेरेंट्स और बच्चे दोनों को अग्री करना होता है और विस्परर उन्हें अग्री करवाती है। ऑल्दो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि विस्परर के हिप्नोटिज्म में भी नहीं आते। तो हाँ, वैसे लोग जो लोग रिचुअल को एंड तक रेजिस्ट करते हैं उन्हें इस क्रीचर में तब्दील कर दिया जाता है जिसे हम बैनिस्ड कह रहे हैं। बैनिस्ड देख नहीं सकते लेकिन वो सूंघ जरूर सकते हैं एंड यूजुअली उन्हें स्मेल से पता होता है कि किसे मारना है और किसे नहीं। मतलब बाहरी लोगों को मारो, कल्ट वालों को मत मारो। खैर नर्स सिटी यहाँ बैनिस्ड को रोकती है लेकिन बैनिस्ड उन्हें मार देते हैं। वहीं पांजी अपनी माँ को लेके भागता है, लेकिन अगले ही क्षण कल्ट वाले पांजी को घेर लेते हैं और वो उसको एंड उसकी माँ को भी रिचुअल के लिए लेके जाते हैं। तो रिचुअल शुरू किया जाता है, लेकिन इस केस में ना तो पांजी तैयार था अपनी जीवन खोने के लिए, ना ही पांजी की माँ तैयार थी अपने बेटे को खो के जवानी पाने के लिए। वो तो क्लियरली कहती हैं कि उन्हें पांजी खुश चाहिए। अब विस्परर के बहकावे को भी पांजी थोड़ी देर तक रेजिस्ट कर रहा था और यहाँ पांजी को याद आता है कि सिटी उसे ये भी बताई थी कि
कि इन एलियंस की ब्रीथ यानी कि जो सांस होती है वो फ्लैमेबल होती है। फ्लैमेबल बोले तो उसमें आग पकड़ सकता है, गैस की तरह। ऐसे में पांजी अपने जेब से लाइटर निकाल के जला देता है, जिससे एकदम से उस जगह पे आग लग जाती है। यह आग सभी को जलाने लगती है, इंक्लूडिंग दोज 2 एलियंस। पांजी फौरन यहाँ से भागता है और वो अपनी माँ को भी बचाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ऑलरेडी जलने लग गई थी। इनफैक्ट वो खुद पांजी से कहती है कि बेटा भाग जाओ। पांजी किसी तरह आग की लपटों से बचते हुए यहाँ से निकलता है और ये आग इतनी तेजी से फैलती है कि पूरा ओल्ड होम ही इससे जल जाता है। हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है मानो पांजी बच गया और ये ओल्ड होम के सारे रेसिडेंट्स मारे गए। ऑल्दो एंड सीन में हम राख के बीच से 4 उंगली वाले हाथ को निकलते देखते हैं। एंड दिस डिपिक्टेड कि इस जगह पे पांजी के अलावा कोई और जरूर बचा है। यहीं पे पहली एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें एलियंस के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, बस हम इतना जान पाए कि एलियंस कहीं नीचे से आए हैं। इन द एंड ये भी क्लियर नहीं किया गया कि भैया जलने से एलियन कोई बच गया या फिर कोई कल्ट मेंबर बच गया। ऑल्दो जो हम 4 उंगली वाली हाथ देखे थे वो इंसानी हाथ जैसी ही लग रही थी। इनफैक्ट किसी बच्चे की हाथ लग रही थी, ना कि किसी एडल्ट की। ओवरऑल इस स्टोरी का मैसेज तो यही था कि हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपनी पूरी जवानी हमें बड़ा करने में लगा देते हैं, तो हम कम से कम उनका ख्याल तो जरूर रख सकते हैं। अब यहाँ कुछ थियरीज भी मेरे मन में है। इनफैक्ट मुझे पता है ये एलियंस कौन है, 7th एपिसोड में रिवील किया गया है, लेकिन उन थियरीज पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ थियरीज को भी लपेटेंगे। फिलहाल चलते हैं दूसरी स्टोरी की ओर, जिसका नाम है द ऑर्फन, और ये कहानी 2024 जकार्ता की है। तो कहानी की शुरुआत में हम इयोस और इपाह नामक पति पत्नी को देखते हैं, जो कि काफी गरीब है। इतने गरीब कि ये लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, जिसका रेंट वो 3 महीने से नहीं भर पाए हैं, और पैसा कमाने के लिए ये दोनों कचरों में से चीजें चुनते हैं। अब इयोस को एक दिन बगास नामक इंसान के बारे में पता चलता है, जो कि इनकी तरह ही पहले बहुत गरीब था, लेकिन दिन बगास एकदम से 7 दिन के अंदर अमीर हो गया। कैसे? वेल, बगास एक बच्चे को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से बगास इतना अमीर हुआ। जस्ट दैट, बच्चे को अडॉप्ट करने के ठीक 7 दिन बाद ही बगास मारा गया। इयोस का मानना था कि वो बच्चा किसी तरह का मैजिकल किड है, जिसे आप शैतान मान सकते हो या फिर कोई एंजल भी मान सकते हो। बट द पॉइंट इज कि उस बच्चे को अडॉप्ट करते ही लोग अमीर हो जाते हैं। जस्ट दैट 7 दिन बाद लोग मारे भी जाते हैं। ऐसे में इयोस प्लान्स कि वो बच्चे को अडॉप्ट करके 6 दिन रखेगा, जिससे वो ठीक ठाक अमीर हो जाए, और 7वें दिन इससे पहले बच्चे की वजह से वो मारा जाए, वो बच्चे को ही मार देगा। अब इपाह ये सब कांड नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट वो गरीबी में भी खुश थी, लेकिन इनका रेंट कलेक्ट करने वाला इंसान इन्हें परेशान करने लगता है, जिसके कारण इपाह को भी इयोस की बात माननी पड़ती है। तो अगले दिन ये दोनों उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका नाम था स्याफिन। अब स्याफिन बड़ा ही क्यूट बच्चा था, और अगर आप उसके हाथ को देखें तो उसमें सिर्फ 4 उंगलियां थी। जी हाँ दोस्तों, ठीक वैसा हाथ जैसा हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा है। यानी कहानियों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। क्या है वो अगली वीडियो में खुल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस कहानी के अंदर ये कपल स्याफिन को लेके घर आते हैं, और ये लोग स्याफिन को बड़े प्यार से खाना पानी देते हैं। उस रात सोने से पहले इयोस को घर में कुछ पैसे मिल जाते हैं, विच मेंट कि इस बच्चे को अडॉप्ट करने वालों को वाकई में पैसा मिलने लगता है। अब अगले दिन इपाह स्याफिन को अपने साथ कचरे वाली जगह पे लेके जाती है, जहां वो स्कैवेंज करती थी, यानी कि कचरा चुनती थी उसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज, और यहाँ स्याफिन इधर उधर खेलने लगता है। एक मोमेंट आता है जब स्याफिन एक कचरे वाले ट्रक से दब जाता, लेकिन ऐन वक्त पे इपाह उसे बचाती है। इस इवेंट से इपाह की एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर होती है, जब पास्ट में उसका एक्चुअल बेटा रियान इस तरह से मारा गया था। इस वजह से कहीं ना कहीं इपाह के अंदर अब स्याफिन के लिए ममता वाली फीलिंग आने लग गई थी। इनफैक्ट स्याफिन भी इपाह को मॉम बुलाने लगा था। उस रात इपाह स्याफिन के लिए अच्छा खाना पकाती है, और इयोस नोटिस कर लेता है कि इपाह अब स्याफिन से अटैच्ड हो गई थी। इस बात को लेके इयोस इपाह को कन्फ्रंट भी करता है, सेइंग कि तुम उस बच्चे को दिल से मानने तो नहीं लग गई, लेकिन इपाह इस बात को डिनाई कर देती है। अब उस रात इयोस को एक कंगन मिलता है, जिसके अगले दिन उसे वो बेच के थोड़ा पैसा बना लेता है। इससे वो अपना रेंट भरता है, देन स्याफिन को कुछ टॉयज भी दिलाता है। दिन आगे इयोस को चेन भी मिलता है, और खुशी में इयोस अगले दिन इपाह और स्याफिन को एक फैंसी रेस्टोरेंट लेके जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक हादसा हो जाता है। दरअसल स्याफिन को पीनट्स वगैरह से एलर्जी थी, और खाने में पीनट्स मिला हुआ था, जिससे स्याफिन एकदम बीमार पड़ जाता है। ये कपल फौरन स्याफिन को अस्पताल ले जाते हैं, जहां स्याफिन तुरंत नॉर्मल हो जाता है, ऑल्दो उसके
इलाज में इयोस का सारा कमाया हुआ पैसा खत्म हो जाता है। अब अगले दिन तेज बारिश की वजह से इनका टूटा फूटा घर और भी टूट जाता है और घर में काफी पानी आने लग गया था। इयोस अब काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वहीं इपाह तो स्याफिन से बहुत अटैच हो गई थी। इयोस इपाह को समझाता है कि स्याफिन उनका एक्चुअल बेटा नहीं है, लेकिन इपाह अब कह रही थी कि वो थोड़ी हमें 7th डे पे मारेगा। ये बहस थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम अनुसार इयोस स्याफिन को थप्पड़ वगैरह मारता है। हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि इयोस स्याफिन को मारने के फिराक में है, वहीं इपाह उसे बचाना चाहती थी। अगले दिन यानी 6th डे पे स्याफिन बाहर जाता है, जहां ढेर सारा कूड़ा लैंडस्लाइड की तरह उस पे गिरता है। उसे बचाने इपाह दौड़ती है और इपाह को बचाने इयोस भी जाता है, जिससे ये तीनों कूड़े के ढेर में दब जाते हैं। अब जब इनकी आंख खुलती है तो ये तीनों खुद को एक बड़े से मैंशन में पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंशन इनके नाम पे ही था, यानी इनका ही था एंड फाइनली इनका अमीर होने का सपना पूरा होने लग गया था। यहाँ अगेन हम व्यूअर्स देखते हैं कि इयोस मैंशन पाके बहुत खुश था, लेकिन इपाह को बस स्याफिन की चिंता थी, क्योंकि स्याफिन काफी बीमार हो गया था। नाउ 7th डे इयोस उठता है और उसे घर में खाना वगैरह कुछ नहीं मिलता। उसे लगता है कि आज आखिरी दिन फाइनली उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा और इसके लिए उसे स्याफिन को प्यार देना होगा। तो इसीलिए इयोस घर के कुछ यूटेंसिल्स बेच के स्याफिन के लिए टॉयज लेके आता है। इसके ठीक बाद वाकई में इयोस को बोरी भर के पैसे मिल जाते हैं, which was enough for his lifetime। अब पैसे मिलते ही इयोस देर रात का इंतजार करता है, जिसके बाद वो स्याफिन को इपाह के कमरे से उठा लेता है एंड देन ग्राउंड में एक गड्ढा खोदने लगता है। क्यों? ताकि वो स्याफिन को 7th डे खत्म होने से पहले उस गड्ढे में दफना सके। एंड वक्त पे इपाह उठ जाती है और वो स्याफिन को लेके अपनी पुरानी टूटी फूटी घर में भागती है। इयोस इनके पीछे आता है और यहाँ इयोस और इपाह में काफी बहस होती है। बहस इस बात की कि इयोस स्याफिन को मारना चाहता था, लेकिन इपाह उसे बचाना चाहती थी। इसके परिणाम अनुसार इपाह इयोस को ही स्टैब कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इस हमले से इयोस जिंदा नहीं बच सकता था और मरने से पहले इयोस को रियलाइज होता है कि उसे शुरुआत से ही पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए था। वो इपाह से इतना प्यार करता था और वो इपाह के साथ खुश भी था, लेकिन पैसे के चक्कर में अभी वो मरने वाला है। वहीं इपाह भी काफी ट्रॉमेटाइज थी, इतना कि वो खुद को मारने के लिए तैयार थी। स्याफिन यहाँ इपाह को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इपाह खुद को स्टैब कर लेती है। इस घटना के कारण स्याफिन काफी रोता है और वो इपाह के शरीर से चाकू निकालता है। देन वो रोते हुए वुंड पे हाथ रखता है, सेइंग कि माँ आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। और इसके बाद उसके हैंड्स के नीचे अजीब से मैजिकल लाइट्स आते हैं। इनफैक्ट ये लाइट्स इतनी तेज थी कि पूरा घर रोशनी से भर जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द ऑर्फन की कहानी और एंड तक इट वाज वेरी क्लियर कि स्याफिन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसके पास पावर्स जरूर थी और वो वाकई अपने अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को अमीर बना देता था। अब एपिसोड देख के मुझे ये समझ आता है कि जो लोग स्याफिन का इस्तेमाल सिर्फ पैसे के लिए करते थे, उनकी मौत निश्चित है। लेकिन वहीं इपाह स्याफिन से एक्चुअली में कनेक्ट कर गई थी और ऐसे में इपाह जब खुद को स्टैब करी तो स्याफिन को बहुत दुख हुआ। इनफैक्ट स्याफिन शायद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें हील भी कर दिया हो। अब हील्ड इपाह एक्चुअल में ह्यूमन रहेगी या फिर स्याफिन जैसी बन जाएगी, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज क्लियर है कि स्याफिन तो ह्यूमन नहीं था, लेकिन वो किस तरह का क्रीचर है ये फिलहाल तो नहीं बोला जा सकता। लेकिन उसका कनेक्शन फर्स्ट एपिसोड के एलियन से जरूर है दोस्तों। लाइक आई सेड बिफोर, थियरी वाली वीडियो में सब पे खुल के बात करेंगे एंड 7th एपिसोड में सब कुछ एक जगह कन्वर्ज होगा। फिलहाल बढ़ते हैं 3rd स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है पोएम्स एंड पेन और ये कहानी 2022 जकार्ता में सेट है। तो कहानी की शुरुआत में हम रानिया नामक लेडी से मिल पाते हैं, जो कि एक राइटर है और वो अपनी 2nd बुक लॉन्च करी है नेम्ड पीरियड। रानिया की पहली बुक थी पोएम्स एंड पेन, जो कि एक बहुत बड़ी हिट थी। लिटरली 7 महीने तक बेस्ट सेलर रही थी वो किताब। लेकिन उसकी इस दूसरी किताब पीरियड को लोग और क्रिटिक्स दोनों बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। आलम यह था दोस्तों कि रानिया का पब्लिशर हेंड्रा उसे बार बार कह रहा था कि तुम वापस से पोएम्स और पेन बुक की एक सीक्वल क्यों नहीं लिख देती। नाउ फॉर सम रीजन रानिया अपनी पहली सुपरहिट बुक का सीक्वल लिखना नहीं चाहती थी, बट देन उसकी ये 2nd बुक इतनी गंदी तरीके से फ्लॉप हुई थी कि रानिया बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाई। अब रानिया के ऊपर अपने नए बड़े घर का लोन भी था, तो घर को बचाने के लिए फाइनली रानिया डिसाइड करती है कि वो पोएम्स एंड पेन का सीक्वल लिखेगी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएम्स एंड पेन बुक की स्टोरी बता देता हूँ। तो बुक में लारस नामक लड़की की कहानी बताई गई है, जिसका हस्बैंड एड्रियन उसे हमेशा मारता पीटता था। वो लारस को एक बेसमेंट में बंद करके रखा था और लारस की इवेंचुअली एक बेटी भी हुई। स्टिल एड्रियन लारस को काफी अब्यूज करता। बुक के एंड में लारस काइंड ऑफ अपना फेट एक्सेप्ट कर ली थी, विच वाज वेरी सैड।
और शायद यही वजह है कि कई रीडर्स इस किताब से काफी कनेक्ट किए थे। इनफैक्ट रीडर्स को सीक्वल भी चाहिए था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आगे लारस के साथ क्या हुआ। नाउ द स्ट्रेंज पार्ट वाज कि जब 2019 में रानिया पोएम्स एंड पेन किताब लिख रही थी तो वो अक्सर ब्लैंक हो जाती थी एंड समहाउ उसका स्टोरी फिनिश होता था। इसके बाद रानिया को अपने बॉडी में काफी पेन फील होता था, एज इफ लारस की जगह उसे कोई मारा पीटा हो। रानिया को तब ऐसा लगा था कि कभी कभी राइटर्स अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में वो चीजें फील होने लगती है। कौन सी चीजें? वही चीजें जो कि कैरेक्टर्स के साथ बुक में हुई थी। तो शायद यही रानिया को हुआ होगा, बट उस टाइम वो किसी तरह बुक कंप्लीट की थी एंड यही वजह है कि अभी वो पोएम्स एंड पेन का सेकंड पार्ट नहीं लिखना चाहती थी, ऑल्दो अब उसके पास कोई दूसरा चॉइस था नहीं। तो फाइनली रानिया पार्ट 2 लिखने बैठती है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। जब रानिया सो के उठती है तो वो पाती है कि उसके बैक पे एक बड़ा सा स्कार था। रानिया फौरन अपना लैपटॉप चेक करती है एंड शी फाइंड्स आउट कि वो पोएम्स एंड पेन पार्ट 2 का ऑलरेडी 30 पेजेस लिख चुकी थी और बुक में एड्रियन लारस को बैक पे मारा था। मतलब देखा जाए तो जिस तरह की चोट किताब में लारस को लगी, सेम चोट के निशान रानिया को अपने बैक पे दिख रही थी। ऐसे में नेक्स्ट टाइम जब लारस बुक लिखने बैठती है तो वो हेंड्रा को वीडियो कॉल पे रखती है ताकि हेंड्रा देख सके कि रानिया कैसे बिहेव करती है। अब जैसे ही रानिया बुक लिखना शुरू करती है, हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि रानिया काइंड ऑफ एक ट्रांस में चली गई थी जहां उसके आईज एकदम वाइट हो गए थे। वो अजीब सा डरावना पोस्चर बनाई थी जहां वो बस टाइप किए जा रही थी। इनफैक्ट रानिया तो लिटरली लारस के पीओवी से एड्रियन का अब्यूज फर्स्ट हैंड झेल रही थी। इसे आप ऐसे समझिए मानो रानिया लारस के अंदर चली गई हो और वो एड्रियन को उसे मारते पीटते देख और झेल रही हो। रानिया यहाँ लारस की बेटी आस्ती को भी देख पाती है। वहीं वीडियो कॉल के थ्रू हेंड्रा देख रहा था कि रानिया अजीब ट्रांस में है और हर्ट हो रही है, इसलिए हेंड्रा फौरन रानिया के घर आके उसे वापस होश में लाता है। होश में आते रानिया देखती है कि उसके गले पे न्यू स्कार था, यानी अभी एड्रियन उसे चोक किया था। इस पॉइंट पे हेंड्रा को भी यकीन हो गया था कि रानिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है और रानिया बताती है कि पहली नोवेल के वक्त ये इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना अब है। हेंड्रा रानिया को सजेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों के लिए किताब ना लिखे, लेकिन अब तक रानिया को ऐसा लगने लगा था मानो लारस वाकई में कोई रियल इंसान है जिसकी मदद रानिया को करनी चाहिए। ऐसे में रानिया खुद को काइंड ऑफ हिप्नोटाइज करके वही ट्रांस स्टेट में जाती है जहां वो फिर से लारस के पीओवी से चीजें देख पा रही थी। हम जान पाते हैं कि लारस का पति उसे फ्रेंच रेस्टोरेंट में रिंग देके प्रपोज किया था, लेकिन अब तो वो लारस को बेसमेंट में बंद करके रखता है और मारता पीटता है। वहीं उसकी बेटी आस्ती आज तक आउटसाइड वर्ल्ड में गई ही नहीं है। अब लारस रियलाइज करती है कि उसकी रिंग मिसिंग है और जब लारस के पति एड्रियन को यह बात पता चलती है तो वो लारस को काफी मारता है। यहाँ रानिया लारस को फाइट बैक करने कहती है उसके दिमाग के अंदर, जिसके परिणाम अनुसार लारस एक पेंसिल अपने पति के हाथ में घुसा देती है। नाउ एड्रियन पे वापस हाथ उठाया गया है तो एड्रियन भैया और मारता है लारस को और इतना पिटने के बाद एकदम से रानिया अपने होश में आती है। हम देख पाते हैं कि रानिया अब काफी ज्यादा चोटिल थी, विच वाज स्कैरी। हेंड्रा यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के हॉस्पिटल में रानिया की चेकअप करवाता है एंड वी कम टू नो कि रानिया को काफी चोटें आई हैं। अब इस सब के बावजूद भी रानिया को लारस की मदद करनी थी और इस बार वो हेंड्रा के सामने वापस ट्रांस स्टेट में जाती है ताकि अगर कुछ अनहोनी होने लगे तो हेंड्रा रानिया को जगा देगा। नाउ जैसे ही रानिया लारस के पीओवी को वापस एक्सेस करती है वो वहां मिरर को ढूंढने लगती है ताकि वो लारस का रियल फेस देख सके। अब बेसमेंट में मिरर तो नहीं था, लेकिन एक वाटर पडल में लारस अपना रिफ्लेक्शन देख पाती है एंड टू अ सरप्राइज लारस हूबहू रानिया जैसी ही दिखती थी। जी हाँ दोस्तों, ये पता लगते रानिया वापस अपने होश में आती है एंड शी कंक्लूड्स कि जरूर रानिया की कोई ट्विन सिस्टर रही होगी जिसके बारे में रानिया को नहीं मालूम। ऐसे में रानिया अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है जिनसे वो पिछले 12 साल से नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि 12 साल पहले रानिया और उसका भाई रामा कार में थे और रानिया ड्राइव कर रही थी। देन कार की एक्सीडेंट हुई जिसमें रामा मारा गया और क्योंकि रामा फेवरेट चाइल्ड था तब से रानिया अपने पेरेंट्स से डिटैच्ड हो गई थी। पेरेंट्स ऑफ कोर्स रानिया को ब्लेम कर रहे थे इसलिए। खैर 12 साल बाद पेरेंट्स से बात करने पर रानिया को पता लगता है कि उसकी वाकई में एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम लारस ही है। जी हाँ दोस्तों, सालों पहले रानिया के पेरेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे और ऐसे में वो रानिया और लारस दोनों को अडॉप्शन के लिए डाल दिए थे अलग अलग जगह। जब पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई तो वो पेरेंट्स वापस अपनी बेटियों को लेने गए, लेकिन उन्हें सिर्फ रानिया ही मिली, लारस कभी मिल ही नहीं पाई। अब अगर आप गौर करें तो दिक्कतों में भी पेरेंट्स रामा को अडॉप्शन के लिए नहीं डाले थे क्योंकि रामा उनका फेवरेट चाइल्ड था। खैर इस पॉइंट पे एक बात तो क्लियर थी कि लारस वाकई में एग्जिस्ट करती है जो कि रानिया की ट्विन सिस्टर है और
फिलहाल वो कहीं तो बुरी तरह से अब्यूज हो रही है। ऐसे में रानिया फिर से ट्रांस में जाके लारस के पीओवी में पहुंचती है और वो पाती है कि आस्ती काफी बीमार है। वो फौरन अपने पति से कहने लगती है कि आस्ती को अस्पताल लेके चलो, लेकिन एड्रियन अस्पताल थोड़ी ले जाने वाला था। बात इतनी बढ़ जाती है कि एड्रियन फिर से लारस पे हाथ उठाता है, लेकिन इस बार रानिया लारस को स्ट्रांगली फाइट बैक करने कहती है। लारस यहाँ अपने पति के अटैक्स को रोकती है और उसका पति अजीब तरह से चिल्लाता है। देन हम एड्रियन के हाथ पे एक अजीब सा मार्क देखते हैं। देन एकदम से लारस खुद को अजीब से जगह पे पाती है जो कि अगार्था नामक कोई प्लेस थी। यहाँ लारस के हाथ पे भी वो मार्क था और लारस एक अजीब एलियन वर्ल्ड देखती है। इनफैक्ट लारस तो उन 2 एलियंस को भी देखती है जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। हाँ, वही वाले जो बूढ़े को जवान बना रहे थे। इसके बाद वापस बेसमेंट का सीन आता है जहाँ एड्रियन अपनी आईज के काइंड ऑफ लेंस को निकालता है और हम उसकी रियल आईज देख पाते हैं which was complete black. This suggested कि एड्रियन भी कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि कुछ अलग ही एलियन क्रीचर है। एड्रियन फौरन बेसमेंट से भागता है, वहीं रानिया अपने होश में आ जाती है। अब तक रानिया को इनफ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, लाइक एड्रियन का नाम पता चल गया था कि ये एड्रियन है। देन वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज में काम करता था वगैरह वगैरह। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से रानिया इंटरनेट पे एड्रियन को ढूंढ लेती है और उसके घर का पता भी निकाल लेती है। बस फिर क्या था, रानिया हेंड्रा के साथ एड्रियन के घर पे पहुंच जाती है जहां हेंड्रा एड्रियन और उसकी फैमिली को गन पॉइंट पे रोकता है। यहाँ हम व्यूज पाते हैं कि एड्रियन की ऑलरेडी एक दूसरी वाइफ और बच्चे हैं। एड्रियन वाकई में लारस को भी यहाँ रखता था, जी हाँ, अपने स्टडी रूम के बेसमेंट में, और रानिया वहां जाके लारस यानी अपनी ट्विन सिस्टर से मिलती है। अब तक एड्रियन लारस को हैमर से काफी पीट दिया था जिस वजह से लारस बच नहीं पाती। ऑल्दो मरने से पहले वो कहती है कि उसे अपनी सिस्टर यानी रानिया की ड्रीम्स आती थी। अब लारस तो नहीं बच सकी, लेकिन रानिया आस्ती को वहां से निकाल के ले जाती है। यहाँ एड्रियन की जो पत्नी थी वो शॉक में थी कि बेसमेंट से एक अनजान बच्ची कहां से निकली। फाइनली रानिया और हेंड्रा आस्ती को बचा के यहाँ से निकल लेते हैं। एंड देखा जाए तो जो भी रानिया सोच रही थी बुक लिखते वक्त वो सब सच ही था। अब सीन शिफ्ट होकर कुछ टाइम आगे का आता है जहां रानिया आस्ती को अच्छी लाइफ दे रही है। रानिया वाज कॉन्फिडेंट कि पुलिस एड्रियन को जरूर अरेस्ट करेगी, बट टू हर शॉक पुलिस को एड्रियन के घर में कोई सबूत नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, रानिया खुद वापस एड्रियन के घर जाती है, लेकिन अब उसे कोई सीक्रेट बेसमेंट नहीं मिलता, ना ही सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ था जिससे ये कंक्लूड किया जा सके कि एड्रियन किसी तरह का क्राइम किया है। एड्रियन यहाँ स्माइल कर रहा होता है और रानिया कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बचने तो नहीं दूंगी। यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 3rd एपिसोड की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑल्दो यहाँ वही सेम डाउट हमारे मन में है कि आखिर एड्रियन था कौन। वेल मेरा मानना है कि एड्रियन हमारी दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं है और वो काइंड ऑफ एलियन है। मतलब मानना क्या है, 7th एपिसोड में मैंने देख ही रखा है और तभी तो मैं कहूँ कि वो ह्यूमन से अलग दिख रहा है। एड्रियन के पास हिप्नोटाइज करने की पावर जरूर होगी, तभी वो लारस को अपने प्यार में फंसाया, देन उसे मारता पीटता था। अब इस एपिसोड के दौरान हमें अगार्था वर्ल्ड की एक पिक्चर दिखाई गई है जहां हम एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड को देखे। तो इट्स पॉसिबल कि एड्रियन अगार्था का प्राणी हो या वहां से जुड़ा हो, और ये अगार्था हमारी ही धरती के नीचे एग्जिस्ट करती है। देखा जाए तो तीनों एपिसोड्स में एलियंस जरूर थे और कहीं ना कहीं उन एलियंस का कनेक्शन आपस में है। सो इट्स पॉसिबल कि ये एलियंस हमारी धरती को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हों। जो भी है, इन थियरीज पे हम और भी डिटेल में अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे। इनफैक्ट कई राज तो 7th एपिसोड में खुल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहीं पे जाके सारी स्टोरीज कन्वर्ज होगी। तो हाँ, अगली वीडियो में बचे हुए 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ थियरीज होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो पे 20 के लाइक्स जरूर पूरा कर दीजिएगा। जाने से पहले मैं एक और पॉइंट बता दूं कि ये सीरीज मुझे गुलेर्मो डेल टोरो की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज जैसी थोड़ी सी लग रही है और उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।